हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। ह्यूमन डाइट, देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, द ह्यूमन डाइट। देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अराइव हियर, अ बेसिक concept of the human diet. What is the basic concept of human diet here? There has been to the number of way of the classify human diets. Some of the categories are given below. The first category here, this has been defined to include of civil and political right, and generally restrict there is a power of the state in respect of the action affecting the individual. And second point here, a fundamental and basic right. That is the most important here, a fundamental and basic right. With the recent increasing the number of human died, a concern has arisen that some rights will be become watered to down. Consequently, there is a term of fundamental right tend to be used to be indicate a more important or container rights. Some rights are so important that they must away be given to the precedence in the national and international policy, and then include all the rights pertaining to the individually dignity as well as their material needs. That is the most important. And next here, collective and individual right. In a general, most human right related to be the individual. It will be, however, become apparent that some of them can only be exercised by groups. This is especially so when the ability to exercise right is a link to the membership of particular group. And next year, first and second and third as a generation right. That is the most important. Clearly, this classification follow the historically development of right, and first are the civil and political right, and second are the social, economic, and cultural ones. In a recent year, academics have started to talk about their existence of a third generation of the right, which are the solidarity and the right. For example, right to the pace, the right to be a development, the right to be a foods and to be clean the environment, human rights and necessary is the dynamics. यहाँ पर तो सोचो हमारा चैप्टर आया है मानव अधिकार। देखिए मानव अधिकार क्या है, आखिर मानव अधिकार क्या क्या दिया गया है ह्यूमन राइट्स के विषय में, क्या आप जानते हो? तो ये सारी क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में घूम रहा होगा, लेकिन जब ये चैप्टर हमारा क्लियर हो जाएगा तो हमें सभी बातों का जो है क्लैरिफिकेशन भी हो जाएगी कि क्या आखिर ह्यूमन राइट्स में यानी मानव अधिकार के अंतर्गत आता है। सबसे पहले यह पॉइंट यही आता है कि मानव अधिकारों की मूलभूत अवधारणाएं क्या है। मानव अधिकारों की मूलभूत अवधारणाएं किस बेस पे आधारित होती है? मानव अधिकारों के वर्गीकरण के कई तरीके हैं, उनमें से कुछ श्रेणियों से नीचे दिए जा रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है संस्थापित शास्त्रीय, यानी शास्त्रीय जो होती है इसके क्या अर्थ है? इसके अंतर्गत नागरिकों और राजनीतिक अधिकारों को सम्मिलित किया जाता है और प्राय यह व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले राज्य की शक्तियों को सीमित भी करता है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले राज्य की शक्तियों को सीमित करते भी हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष है मौलिक और मूल्य अधिकार। आखिर मौलिक और मूल्य अधिकार क्या होते हैं? हाल ही में मानव अधिकारों में हुए बढ़ोतरी से एक नया सरोकार उत्पन्न हो गया है कि इससे कुछ अधिकार समाप्त भी हो जाएंगे। कुछ अधिकार इतने महत्व के हैं कि उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसमें व्यक्तिगत गरिमा तथा भौतिक आवश्यकताएं से जुड़े सारे अधिकार जो है सम्मिलित होते हैं। यानी देखा जाए तो ये मौलिक अधिकार मूल्य अधिकार के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ अधिकार जो होते हैं राष्ट्रीय तौर पे अंतर्राष्ट्रीय तौर पे प्राथमिकता दी जाती है। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष सामूहिक और व्यक्तिगत अधिकार। देखिए सामूहिक का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है, और व्यक्तिगत जो आपका सेल्फ हो। सामान्यतः अधिकांश मानवाधिकार का संबंध व्यक्तियों से होते हैं, तभी यह स्पष्ट हो जाएगा कि उनमें से कुछ अधिकार का प्रयोग केवल समूह द्वारा किया जा सकता है, और ऐसा विशेष रूप से तब हो सकता है जब किसी अधिकार का प्रयोग की योग्यता के लिए किसी समूह का सदस्य होना जरूरी है। देखिए अगर कोई किसी भी समूह के अगर आप सदस्य हो तो इसका अर्थ है कि आपको कुछ न कुछ योग्यता होनी चाहिए और उसके सदस्य की जो भी मांग होती है उसको होना आप में अनिवार्य रह जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है प्रथम, द्वितीय और तृतीय पीढ़ी के अधिकार।
यह वर्गीकरण संपन्न अधिकारों के इतिहासी विकास के अनुरूप ही माना जा सकता है। प्रथम नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार होता है और दूसरा जो है सामाजिक अधिकार और संस्कृति अधिकार के रूप में देखा जा सकता है। कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें प्राथमिक नागरिक और राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है, तो दूसरी वही जो है सामाजिक आर्थिक और संस्कृति अधिकार के अंतर्गत आता है। हाल ही के वर्षों में जो है शिक्षाविदों ने एकात्मक नामक अधिकार की चर्चा शुरू कर दी है, जिसे तीसरी और पीढ़ी का अधिकार भी कहा जा सकता है। यानी आने वाली पीढ़ी का अधिकार भी इसमें सम्मिलित किया गया है। इस अधिकार में जो है शांति का अधिकार, विकास का अधिकार, खाद्य एवं स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार सम्मिलित होती है। निसंदेह मानव अधिकार अनिवार्य रूप से परिवर्तनात्मक होते हैं। यानी मानव अधिकार जो होता है समय समय पर बदलता ही रहता है, यही इसकी प्राथमिकता है। देखिए ये तो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आगे का टॉपिक जो है हमारा मानव अधिकारों के 6 विशेषताएं। चलिए देखते हैं मानव अधिकारों की 6 विशेषताएं कौन कौन सी है और ये आपके लिए कितना जो है प्रभावित कर सकता है। The next topic arrive here are 6 features of human diet. There is the most important features here are human diet. From their above discussion, we can conclude that there are contain a common feature of all the category of human diet. We can identify at least 6 features which are the basis for their concept of human diet. There is the most important feature here. The first here, people have a right to simply because they are a human. People have rights simply because they are a human. All the people have the right to be lead to the defined and a human life and the work to about achieving this from all the people. And this right cannot be denied on the basis of the caste, color, religion and gender. That is the most important for the fundamental right there and the human right. The second human right here, a human right are universal. There is the most important here of human rights are universal. They take no account of the nation, race, sex or color. People, all the nation, color, race, religions has some right everywhere. The developed and developing countries in all their content of a world must be granted some right to all their citizens. And next year, human right treat all people are as equal. There is the most important. The human rights treat to all people as equal. This follows the idea that all the human beings are born free and equal in right and dignity, and therefore the desirable of the some opportunity and the treatment wills to the similarity is respecting their different culture and traditions. Political presentation is a sexuality, social origin, status, etc. The government must be therefore work to create the some opportunity for all the people in the country, and this may involve extra work at the make us those opportunity the same for the content section and society. Example: women, children, and disabled. That is the most important human right to the people to the equal. The next year, this right is belong to the primarily to the individual. There is also most important right here. This means that they are concerned with their relationship between the individual and the state. Consequently, it is for the government to create a society and there each individual can enjoy and freely exercise his here right to be full. That is the most important here. But next also important, a human right is a encompass their fundamental principle of humanity. These rights are considered to be basis for the development of human personality and for the sake of human dignity. Example of such a right are the right to be alive, freedom from slavery and the freedom for a tolerance. There is the most important here. Or next here is the most important also. There is the most important here 6 point. There is a promotion of the protection of human right is a not be limited to the national boundaries, but is a rather is a stipulate of the content ideal, and that is applied to the world over. There is the most important right human right here. The human right hold to nation accountable for a meeting to the conditions with a safety for their promotion, protection, and respect. This is a right. There is the most important here.
यहाँ पर जो हमारा आया है मानवाधिकार की 6 विशेषताएं। ये 6 विशेषताएं अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जिसको आपको जानना चाहिए। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि मानवाधिकारों के 6 विशेषताएं कौन कौन सी है, तो आपको ये समझ होना चाहिए कि इनकी विशेषताओं का क्या अर्थ है और ये विशेषताएं हमारे लिए इतना कितनी जरूरी क्यों है। कहते हैं उपयुक्त विवेचन से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सभी प्रकार के मानवाधिकारों में कुछ सामान्य विशेषताएं भी होती हैं। हम कम से कम 6 विशेषताओं की पहचान कर सकते हैं जो मानवाधिकारों के अवधारणाओं के आधार पर देखा जा सकता है। यानी मानवाधिकारी के जो क्षेत्र में ये सारे जो है 6 अधिकार ही आते हैं, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला अधिकार तो यही होता है कि मानव होने के नाते लोगों के पास अधिकार है, यानी हम इंसान हैं, इसलिए इंसान के पास कई अधिकार यहाँ पर प्राप्त है। कहते गरिमापूर्ण मानव जीवन जीने और सब लोगों को एक अधिकार दिलाने की दिशा में काम करने का सबसे अच्छा अधिकार है। जाति भेद, रंग भेद, धार्मिक एवं लिंग भेद के आधार पर इन अधिकारों से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता, नहीं करने का यहाँ प्रावधान ही किया गया है। उसके पश्चात जो आता है मानव अधिकार सार्वभौमिक है। देखिए मानव अधिकार जो है यूनिवर्सल है, यानी सार्वभौमिक है। यह जो है अधिकार राष्ट्रीय, जाति, लिंग या रंग के आधार पर नहीं होते हैं। सभी देशों के लोग जाति, रंग, धर्म के मानने वाले को जो है सर्वत्र समान अधिकार प्राप्त है। विश्व के सभी विकसित एवं विकासशील देशों को इस अधिकार को अपने अपने नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना भी चाहिए, और ये बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि इस अधिकारों को सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण बनता है। और ये सभी देशों के लिए ज़रूरी है कि सभी देश चाहे, देखिए कहते हैं अगर हम अमेरिका की भी बात करें तो वहाँ पर भी जाति, लिंग, रंग भेदभाव सदैव देखने को मिला है, जबकि वो विकसित राष्ट्र है। कहते हैं यही बात जो है विकसित हो या अविकसित राष्ट्र हो, सभी नागरिकों को जो है अधिकारों को सुनिश्चित करने का जो है परम धर्म होना चाहिए। उसके पश्चात है मानवाधिकार सभी लोगों को सामान्य मानते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानवाधिकार सभी लोगों को सामान्य मानते हैं। ये इस विचार का अनुपालन करते हैं कि सभी मानवाधिकारों और गरिमाओं को जो है मामलों में सामान्य और स्वतंत्र पैदा हुआ है, यानी स्वतंत्रता पैदा हुआ है सभी लोगों के लिए, सभी मानव अधिकारों के अंतर्गत आता है। इसलिए वह सभी अलग अलग संस्कृति और परंपराओं, राजनीतिक विचारधाराओं, लैंगिकता, सामाजिक उद्गम और प्रतिष्ठा इत्यादि के सम्मान करते हुए सामान्य व्यवहार और अवसरों के अधिकारी होते हैं। इस प्रकार यह उन्हें सामान्य अवसर एवं उपचार, इसी परिप्रेक्ष्य में दूसरे की परंपराओं को जो है संस्कृति का सम्मान भी करते हैं। राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से लैंगिकता, सामाजिक उत्थान, सतर आदि का अधिकार प्रदान किया जाता है। अंततः सरकारों को देश के सभी लोगों के लिए सामान्य अवसर पैदा करने के प्रयास करना चाहिए, और इस कारण समाज के कुछ वर्ग जैसे महिलाएं, बच्चों और विकलांगों के लिए उस अवसरों को सामान्य बनाने के लिए सरकार कुछ अतिरिक्त काम करना भी पड़ सकता है। तो कहते हैं अगर सरकार अगर अच्छे से अच्छा है, गुड सरकार है, तो गुड सरकार का सबसे अच्छी बात यही होती है कि वो हर एक व्यक्ति के लिए जो है सुचारू कार्य का जो है व्यवस्थित करे और सही देश ले जाने के लिए अग्रसर रहे। उसके पश्चात हमारे समक्ष ये अधिकार जो है मूलतः वैश्विक होते हैं, यानी वैयक्तिक होते हैं। इसका कोई दो राय नहीं है कि इसका अभिप्राय यही है कि अधिकार व्यक्ति और राज्य के बीच संबंधों में संबंधित होते हैं। कहते हैं परिणाम स्वरूप सरकार को ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों को स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग कर सके, उनका आनंद उठा सके। और ये बहुत ही निहित हो जाती है, बहुत जरूरी हो जाती है कि चाहे जिनमें भी प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों का स्वतंत्रतापूर्वक प्रयोग कर उनका आनंद उठाने का सदैव प्रयास करना चाहिए। मानव अधिकारों के अंतर्गत मानवता के मौलिक सिद्धांत जो है सम्मिलित होते हैं, यानी मानव अधिकार के अंतर्गत मानवता की जो मौलिक सिद्धांत है वो इसमें जो है निहित होती है। ये अधिकार मानव के व्यक्तित्व के विकास और मानवीय गरिमा के लिए आधारभूत धारा होती है। ऐसे अधिकारों को उदाहरण स्वरूप जीवन का अधिकार, दासता से मुक्त और उत्पीड़न से स्वतंत्र के अधिकार दिलाते हैं। तो ये बहुत मानने में इम्पोर्टेंट भी रहता है। उसके पश्चात 6वां अधिकार जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, कहते हैं मानव अधिकारों का संवर्धन एक संरक्षण केवल देश की सीमा के अंदर ही सीमित नहीं है, बल्कि यह कुछ आदर्शों को स्थापित भी करता है जो पूरे विश्व में माने जाते हैं। यानी देखा जाए तो मानवाधिकार का संवर्धन एवं संरक्षण केवल देश की सीमा के अंदर ही सीमित नहीं होती है, इसकी गरिमा हर एक राज्य, हर एक देश यानी विदेश में भी इसके पूरे विश्व में समाहित होती है। मानवाधिकार देशों को
ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी मानते हैं जिनसे उनके अधिकारों को जो है प्रोत्साहन, संरक्षण एवं जो है आदर का वातावरण बन सके। यानी आपका मानवाधिकार ऐसा होना चाहिए, आप किसी भी देश में जाओ आपको सम्मान पूर्वक जो है वहाँ पर बिहेव करने की प्रवृत्ति हो। The next here is a human right is the main point here, a major landmark in the development of human right. There is a most important topic for the here, a human right. There is the incorporation of the a bill of right in some earlier nation in the charters and constitution in the Europes indicate that is a concept not be recent origin. Earlier Europeans charter is supporting to the idea of content to the fundamental freedom where the is a Ganga Charter of 1215 to the Union of Arches in 1579 Netherlands and the British Bill of Right in 1689. There is the most important here, and this charter is a specified contain a freedom that one could be claimed if one had a particular status and were not all the encompassing there but rather is a conference upon to the individual. Over the next few countries the idea of liberty is gradually separated from status and was viewed as a right to the pertaining to the all human beings. And this was also the time when the British colonies in Northern America stood for the independence and the drafts of their own Declaration of Independence in 1776. There is the most important here. 1776 is based on the idea of universal equality and the extent of the content is the inalienable right. This is a document where is eventually is incorporated into the American Bill of Rights and which are part of the USA Constitution. The international growth of concept can be demonstrated by the French Declarations of the Right of Man in 1789. The right of the 18th and 19th centuries can be termed to the classical right and related to the freedoms of the individual and were incorporated in many nation constitutions. Today, government provided new categories of right in the field of employment, education, health, and welfare. These are termed as a social right. The social rights were first embodied in an international regulation. For example, there is an International Labour Organization, means ILO, was founded to 1999 and was the originate of the various labor regulation. Here is the most important of the date of the human right. The 1215 is a Magna Carta and the 1776 American Declaration of Independence and Bill of Rights. And 1787 the Constitution of the United States. And 1789 is the French Declaration of the Right of Man. In 1946 a UNA Commission on Human Rights. And 1949 Universal Declaration of Human Rights. And 1949 is the Geneva Conventional. And 1950 is Europeans is the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom. 1961 is the European Social Charter. And 1966 is the International Convention of Economic, Social and Cultural Rights, means ICESC. The International Convention on Civil and Political Rights, ICCPR. And the first is the option is a protocol for the convention of civil inhuman and degrading treatment of punishment, means UNCAT. 1993 is a Vienna Declaration of Programs of Action adopted at the World Conference on the Human Rights. The freedoms is atrocities of the Second World War can be said to mark the start of their current era of human rights. For there indeed to view that it was up to the individual state and determined to how to treat its citizens. The preamble to be a charter of the United Nations is a reforms is a faith in a fundamental right. Article 1 of the UN Charter states that is a promoting and encouraging respect of the human right and for the fundamental freedoms for all without discrimination as a race, sex, language or religious is the one of the purpose of United Nations. Thus, the human rights are element of concern to the international community and signatories to be UN charters undertake the responsibility for the
promoting the human right individually and collectively. In 1946, the UN Commission on Human Rights was established, and less than 2 years it had drafted to the Universal Declaration. There is Universal Declaration of Human Rights, which was adopted by the UN General Assembly, means UNGA, in 1949. In 1966, the International Covenant of the Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, together with the first and second optional protocol to the International Covenant on the Civil and Political Rights. This 5 document is a compromise to the International Bill of Human Rights. Thus, the internationally recognized human right has become a new international standard of civilization. After the Second World War, there has developed as a body of international human rights code is a real forming the normally appeal idea of entrance to be shared standard of justice to qualify for a membership of the international communities. It has become a factor of political elites, and this standard of civilized behavior link national and international legitimacy. The visible rise of universal human rights culture is a gesture of moral progress and is an effective response for major threat to human dignity posed by modern political and economical trends. Winnings of the development with the rights of protectivity for the acceptable of development appear to be a gaining ground. That we are all the equal humans seem to be a more stable now with the currently slogan, all human right for all, the world is one family. And to us Indian it is nothing new. We have to long deliver a Sarva Bhavanantu Sukhadam and Vasudeva Kutumbam come. There is a most important slogan for the Indian and international level slogan. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक मानव अधिकारों के विकास के प्रमुख घटनाएं। देखिए मानव अधिकारों के विकास की प्रमुख घटनाएं किस प्रकार देखी जा सकती है। कुछ प्राचीन जो है राष्ट्रीय चटरों का यूरोपों के संविधानों में अधिकारों की घोषणा को सम्मिलित करने से संकेत मिला है कि यह अवधारणाएं कोई नई नहीं है, यानी जो अवधारणाएं बनी है वो कोई पुरानी नहीं है। ये अवधारणाएं कई हद तक जो है हमारे समक्ष है। प्राचीन अगर यूरोपीय चरण में जो है मैनाकार्ट्स जो 1215 से लेकर 1579 में यूनाइटेड संघ और नीदरलैंड और 1689 से ब्रिटेन अधिकार बिल में मौलिक स्वतंत्रता की बात कही गई है, यानी मौलिक स्वतंत्रता के विषय में हर क्षेत्र में जो है अपना विचारधारा रखा गया है। 18वीं और 19वीं शताब्दी के अधिकारों के जो है शास्त्रीय अधिकार भी कहा जा सकता है, जो व्यक्तियों की स्वतंत्रता से संबंधित थे तथा जिन्हें कई राष्ट्रीय संविधान में दर्ज भी किया गया था। आजकल सरकारों के रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में अधिकारों की नई श्रेणी प्रदान भी करती है और इस अधिकारों को जो है सामाजिक आधार ही कहा जा सकता है। सामाजिक अधिकारों का पहले अंतर्राष्ट्रीय जो है नियमावली में सम्मिलित किया गया है। उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कहते हैं 1919 में हुई और यह विभिन्न जो है श्रम संबंधी नियमों का जन्मदाता बना। मानवाधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां जो यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कहते हैं 12 और 15 में जो है मैनकार्ट बनाई गई थी। 1776 में जो अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र पर तथा अधिकार पत्र दिया गया था। 1987 में संयुक्त राज्य अमेरिका से संविधान बनाई गई थी। 1789 में मनुष्य के अधिकारों का फ्रांस से घोषणा की गई थी और 1946 में जो संयुक्त राष्ट्र का मानव अधिकारों का आयोग का गठन भी किया गया था और 1948 में सार्वभौमिक मानवाधिकार की घोषणा पत्र भी दी गई थी। कहते हैं अगर देखा जाए यहाँ पर तो 1948 में सार्वभौमिक मानवाधिकार की घोषणा पत्र में सम्मिलित किया गया था। 1949 की जो नेवा संधि भी की गई थी और उसके बाद 1950 का जो मानवाधिकार तथा मौलिक स्वतंत्रताओं के संरक्षण हेतु यूरोपीय संघ भी बनाई गई थी, यानी एक तरह से संधि किया गया था। 1961 का यूरोपीय सामाजिक घोषणा पत्र भी सम्मिलित किया गया था और 1966 का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय संधि, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय संधि, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों से जुड़ी ऐच्छिक संधि भी इसमें सम्मिलित की गई थी। 1993 में मानव अधिकारों के विश्व सम्मेलन में पारित एवं विलियम घोषणा पत्र में कार्रवाई का कार्यक्रम,
ये सारे मानव अधिकार जो थे बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जो हर एक देश ने घोषणा किया था और ये विश्वव्यापी थी। कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के भीषण अत्याचारों के मानवाधिकार के युग का आरंभ करने वाला माना जा सकता है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में मानव का बहुत ही हनन हुआ था और इसी समय से जो है इन सभी मानव अधिकारों को सम्मिलित किया गया, क्योंकि इनसे इन विचारों पर जो है विराम लगाया गया कि यह राज्य का अधिकार है कि वह अपने नागरिकों के साथ किस प्रकार व्यवहार करे। संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पत्र के प्रस्तावना में मौलिक मानवाधिकारों के प्रति विश्वास को दोहराया गया और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद में यह कहा गया कि मानव अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति जाति, लिंग, भाषा और धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना आदर को प्रोत्साहित एवं बढ़ाना संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य में से एक माना जा सकता है। इस प्रकार मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की एक न्याय संगत चिंता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्तक्षेप करने वाले देश मानवाधिकारों को जो है व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से प्रोत्साहित करने के दायित्व अपने ऊपर लेते हैं। 1946 में संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार आयोग स्थापित किया। कहते हैं मानवाधिकार आयोग स्थापित करने का बहुत ही जरूरी था, क्योंकि इसे मानव के अधिकारों को संरक्षित किया जा सकता था। 2 वर्ष से कम अवधि में इस आयोग ने मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र तैयार किया था, जिसने जो है 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार भी कर लिया था। 1966 की सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय जो है संविधा और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय संविधा के साथ सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय संविधा से वैकल्पिक प्रथम और द्वितीय संलेख अर्थात यह पांचों मिलकर मानव अधिकार के अंतर्राष्ट्रीय बिल का अंग के रूप में बन गया। अंततः इस घोषणा पत्रों ने कुछ विशेष स्वतंत्रताओं को सुनिश्चित भी किया गया, जिन्हें एक विशेष प्रतिष्ठा के लोग ही प्राप्त कर सकते थे और यह सबके सम्मिलित नहीं करते थे, अतुल एक व्यक्ति को ही प्रदान किए गए थे। अगली कुछ सदियों में जो स्वतंत्रता का जो है विचार प्रतिष्ठा से जुड़ा हो गया और इसे सारे मानव जाति के अधिकारों के रूप में देखा गया। यही समय था जब ब्रिटिश उपनिवेश के विरोध में लहर उठी और परिणाम स्वरूप 1776 में वहाँ स्वतंत्रता की घोषणा की गई। इस स्वतंत्रता की घोषणा का आधार सार्वभौमिक समानता और कुछ हस्तांतरणीय अधिकारों का अस्तित्व था। इस सभी प्रपत्रों के अमेरिकी जो है अधिकार बिल में सम्मिलित किया गया, जो अमेरिकी संविधान का भाग था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवता प्राप्त मानवाधिकार सभ्यता के अंतर्राष्ट्रीय मानक बन गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कूट को विकास मिला, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य होने की योग्यता प्राप्त करने के लिए न्याय के साझे मानकों को पालन करने की नैतिक जिम्मेदारी को दोहराया गया। सभ्य व्यवहार को यह मानक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वैधता को परस्पर जोड़ते ही चले गए। सार्वभौमिक मानवाधिकारों की संस्कृति का प्रत्यक्ष जो है उदय नैतिक प्रगति को दर्शाता है और यह आधुनिक राजनीतिक और आर्थिक रवैये में से मानवीय गरिमा के लिए उत्पन्न हुए खतरे का प्रभावशाली उत्तर है। सतत विकास के लिए विकास के अधिकारों को परिक्षेप में देखने की प्रक्रिया को समुचित आधार मिल रहा है। हम सब सामान्य मानव हैं के विचार को आज अधिक स्वीकृति प्राप्त है, जिसमें आधुनिक स्लोगन सभी मानवाधिकार सबके लिए है, पूरा विश्व एक परिवार है, मान्यता प्राप्त हो रहे हैं। हम तो बहुत समय से सर्वभौमत्व सुलक्षण तथा वसुधैव कुटुम्बकम में विश्वास करते हैं, यानी भारत जो है सदैव वसुधैव कुटुम्बकम के में विश्वास करता है, यानी सभी को ये सामान्य अधिकार के रूप में ये सब देखा जा सकता है। देयर इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अराइव अ ह्यूमन राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देयर इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट ह्यूमन राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। The Constitution of India duly recognizes the importance of a human right and guarantees or contain a fundamental right in a Part 3, which include the right of equality, right to freedom and right against explanations, right to freedom of religions, culture and educational right, and the right is a constitutional remandance. Article 32 give the right to be constitutional remanded in their form of original judication of Supreme Court of India from the enforcement of this fundamental right, and this is the protection of the individual against invasions of their human right. Part is here
4 of the Indian Constitution contain directly principle of state policy, which are the principle of fundamental in a governance to be absorbed by the state in a formulations of the policy. This includes the duty of the state to the ensure of a social order for a promotion of the welfare of the people, social justice, right to work, to be education and social security, and provision for a just and humane of condition of work and promotion of interest of the weaker section. Duty to rise to the level of nutrition and the standard of living and to be improved the public health, protection and improvement of the environment and ecological and wildlife, etc. In addition, there are fundamental duties of every citizen covering a wide range to the strength to the guarantee of fundamental right are the Article 51A. The part is a 4A of the Constitution. In addition to the Article 32 empowering the Supreme Court to enforce the fundamental right, the High Court is empowered by the Article 226 for the same purpose to exercise its powers. The primary duty of the higher judiciary to be protect and enforce the human right is their constitutional mandate. The rules of law is the basic feature of our constitutions as a judicially review. The judicial review is the most important. The role of Supreme Court of India is commutable, expanded to human right, and it has found Article 21 of the Constitutional, and the most is a fruitful is the article. In the several case of the Indian Supreme Court has said that the compensations in to be given for the violation of right under the article such as the right to human dignity, right to healthy environment, and right to social security and right to the protection of childhood, etc. The impact of the 1948 is a universal declaration of human rights on the drafting part 3rd and the 4th of the Indian Constitution. Is a failed thought, and the Indian has access to be universal declaration of human rights as well as to be both the convent and with the content of reservation. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है भारतीय संविधान में मानवाधिकार का क्या महत्व है। देखिए, भारत में मानवाधिकार के रूप में ही देखा जा सकता है, क्योंकि भारत जो है एक डेमोक्रेसी कंट्री है, यानी यहाँ पर जनता का राज है और सभी जनता के इर्द गिर्द ही घूमता है। इसलिए मानवाधिकार का होना भारतीय संविधान में बहुत ही जरूरी है। भारतीय संविधान में मानवाधिकार का महत्व को पहचानना है तथा तृतीय अध्याय में कुछ मौलिक अधिकारों को गारंटी भी दी गई है। ये समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति एवं सहज अधिकार है, सर्वैधानिक उपचार का अधिकार है। तो ये सारे अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं अनुच्छेद 32 में सर्वैधानिक उपचारों के संबंध में दत्त है, जिसके अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय इस मौलिक अधिकारों को लागू करवाने का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार रखता है, यानी सारे के सारे सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत ही कार्य करता है। यह किसी भी व्यक्ति के मानव अधिकारों के हनन के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार देता है, यानी किसी भी व्यक्ति का अधिकार का हनन हो रहा है तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। इनमें राज्य द्वारा लोगों के कल्याण में वृद्धि हेतु सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक न्याय, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का कर्तव्य सम्मिलित है तथा काम करने की न्याय, उचित एवं मानवीय स्थिति का जो है प्रबंधन, कमजोर वर्गों के हितों की प्रोत्साहन करना, पोषण एवं जीवन सतर्क को उठाना तथा जन स्वास्थ्य में सुधार करना, पर्यावरण परिस्थिति तथा वन्य जीवन इत्यादि की रक्षा एवं सुधार करने में के कर्तव्य सम्मिलित होता है इसमें। इसके साथ ही प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A में दर्ज किया गया है, जो मौलिक अधिकारों की गारंटी और अधिक मजबूत करते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान करने वाले अनुच्छेद 32 के साथ उच्च न्यायालय के ऐसी ही शक्तियां अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रदान की गई है। कहते उच्चतर न्यायपालिका द्वारा मानवाधिकार का संरक्षण एवं उन्हें लागू करने का काम एक संवैधानिक आदेश है। कानून का शासन हमारे संविधान की आधारभूत विशेषताओं है और उसी प्रकार न्यायिक समीक्षा भी आधारभूत विशेषताओं में से एक माना जा सकता है। मानवाधिकारों के प्रसार में उच्चतम न्यायालय की भूमिका जो है प्रशंसनीय है, क्योंकि जो है उच्चतम न्यायालय ने बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य मानवाधिकार के अंतर्गत किया है तथा अनुच्छेद 21 इसके लिए एक
जो है फलदायी अनुच्छेद माना गया। यानी कि जो अनुच्छेद बनाई गई बहुत इंपॉर्टेंट है। कई मामलों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विभिन्न अनुच्छेदों के अंतर्गत दिए गए अधिकारों जैसे मानवीय गरिमा का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, बचपन की रक्षा का अधिकार इत्यादि के उल्लेख के जो है क्षतिपूर्ति मुआवजा देना होगा। यानी इन सब चीज़ों के उल्लंघन करने पर जो है क्षतिपूर्ति यानी मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। कहते हैं 1948 में मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र का प्रभाव भारतीय संविधान के भाग 3 और 4 के रूप में निरंतर अनुभव किया गया। भारत ने जो है मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र तथा अन्य दोनों जो प्रतिवादों के कुछ फेरबदल के साथ स्वीकार भी किया। The next topic is the most important here are National Human Right of Commission. There is the most important topic arrive here or National Human Right and Commission. The Protection of Human Right Act 1993 was introduced to India to prove for their constitution of a National Human Right Commission. State human right commissions in a state for the better protection of human right and for a matter connected to threat with of the incident of threat to. Human rights are defined in a section 21D of the Act to be a mean right relating to the life, liberties, equality and dignity of the individually guaranteed by their constitution are embodied in a international covenant and enforceable by the court in India. The function of the commission are enumerated in the section 12, which is include wild area level to the commission not only to be inquire into the violation of the neglections in their prevention of violation of human right, but also to promote the human right culture and to perform any function necessary for the promotion of human right. Ever signed to the Constitution 1993, the National Human Rights Commission has been to the discharging a role of complementary to that of Supreme Court of India by performing those tasks is which by there is a very nature their NHRC can be performed better. Example is a monitoring any of situation and functioning of an institution. The dependence of between this is a institution has been considerable improve the mechanism for the protection of human right in the country which are primary to state a responsibility. The interpretations of the fundamental right are particularly Article 14, right to equality, and the Article 21, right to the life, by the Supreme Court has a considerable inquiry to the meaning and scope of human right in India. The National is a Human Right of Commission has also interpreted the function of enumerated in their section 12 of the Act, especially to be included is the monitoring of the functioning of their institution of governance with a view to be ensure better protection of human right and to prevent there is a violation. The NHRC is visualize its role as that of the catalyst to improve the equality of governance with the forms of belief that a good governance in the contents with the constitution and the right to be law along can be effective for the better protection of human right. The linkage between the two and direct are clear. There is the most important the nature and extent of the state's responsibility for the protection of human right was indicated by the NHRC in a order made in their case of recent Gujarat communals disturbances. The commission observed it is a primary and inseparable of the responsibility of the state to protect the right of life, liberty, equality and dignity of all those who constitute it. It is also the responsibility of the state to ensure that such a right are not to be violated either through the overt act or strength, abandonment and negligence. It is a clear and emerging of principle of human right and jurisprudence that the state is responsible not only for the act of its own agent but also for the act of the non-state player acting within the jurisdiction. The state is addition of responsible for any inactions that may be cases are the facilitated their violation of human right. There is the most important. There is the next. The National Commission in a Human Right has investigate a several case of gross violation of human right by the
officially agency and also terrorist groups. The commission where there is inquiry into the complaint of violation of the human right may be called for information and report from to central government or any state government or any other authority to organizations and subordinate thereto within such a time as may be specified by its when after the inquiry their commission come to the conclusion that the violation of human right has a credit it may be take a flowing step here. So what is the step here? The first step is where to the inquiry disclose that is a violation of human right or unless in the privations and human right by the public servant it may be recommended for individually proceeding for the precautions by the concerned government and authorities. And second here, approach the Supreme Court of the High Court is concerned from a direction. And third is recommended for their concerned government or authority for their grant of immediate and intermediate relief for the victim or members of his family. And whenever is the complaint of the violation of human right be made against a member of the army force, the commission is required flow of different procedure. It may seek and report from the central government and many make its recommendation. The commissions took up notice of report dated 22 March 2000 and which appeared in all the leading newspaper is concerning their killing of 35 members of Sikh community in a village of Anantgarh district during the night of 21 March 2000 by the army militants. It was stated that all those is a kill were a man aged between 16 to 55. Later as a woman died of shock on the scene there is a body of those killed. At least two families lost all there is a male members. The incident occurred a few years before the President of United States of America was a began of officially tour of India. The commission issued a note to Chief Secretary and Director General of Police, Government of Jammu and Kashmir as well as to be Secretary, the Ministry of Home Affairs and Government of India is calling for a detailed reports. On 15 April 1996, six is an Naxalites were killed by the police at the Matagal village, Daltoganj and Bihar. The People Union of Civil Liberties at the Palamun, which they had to earlier inquiry into the matter, started that an army group come to the village to settle to the debt. On the receipt of their information, the police come and encircle their member of the army group who is surrounded to the police. Thereafter, there is a member of the group where is made to stand at the different place and fired at by the police. In all, the 6 persons were killed as a result of their firing by the police. The PUCL is found that is allegations of the police that is a Naxalite and group had attacked by the police party with their bombs and the firearms, and that is the police returned it for a self-defense, resulting in the death of the 6 person to be untrue. Their army groups is come to the plan clothes and but after there is a post-mortem where they are dressed in the khaki uniform which has neither any horse nor a bullet mark on them. The dead body were thrown away as but when there was the protest by the people, 6 body were is a transport in the police van and the cremated by the police. As the police attached to be a same police station were involved in the firing is resulting in the killing. The commission recommended that case should be made an independent investigation agency, namely is a CID, and to be complete the investigation within the 4 months. If the investigation called to the launching of precautions step of speedily tried to be taken, the commission expressed the hope that is a compensation would be awarded by the state if the case ended in the conventions. There is a most important. The commission took is a notice of matter is a report in the newspaper Indian Express dated 26 January 1999 occupying to the Bihar all script new victims and upper caste is a Ranveer Sena kill of 21 Dalit is a Jahanabad. According to the report, the Ranveer Sena is a private army of the upper caste landlord in Bihar. Army with the sophisticated is the weapons has a kill at least
21 people including 6 children and 5 women. And 25 January 1989, Ruksa Sagar is a Bigha is village under to the Mehandai police station in the Jahanabad district of Bihar. The victims were all the form of backward caste and included Sarvar Dalit. The commission will be taking cognizance of the matter on 26 January 1999, expressed to the shock at the news of the killing of 21 Dalit in the Jahanabad, and effectively is investigate and willing to took the guilty persons and ensure that there was no occurrence of such an incident. It is a further directly the state is a government to be grant relief and escort to be a member of the families of the declared and their injured or victim. National Human Rights Commission neither does be remanded of decision for bay of court of law and does no nor can be recommendation be enforced like a judgment of the court. The recommendation of the commission received will the publicity and has been terms of impact operative and socially. The role of play of the commission in the complaints against to TADA with a worth mentioning. It has a temporary regulations which expressed on 23 May 1995 when the TADA placed to the substitute or regulation by the government was not clear by parliament. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, देखिए 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था, जिसमें मानवाधिकार तथा उसमें जुड़े मामलों का बेहतर रक्षा के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राज्य मानवाधिकार आयोग गठन का प्रावधान भी किया गया था। मानवाधिकारों के अधिनियम की धारा 2(1)(d) के अंतर्गत परिभाषित भी किया गया था, जिसका अर्थ है कि जीवन स्वतंत्रता व्यक्तियों की गरिमा में जुड़े सभी अधिकार मानवाधिकार के अंतर्गत आएगा, जिनकी सुरक्षा की गारंटी संविधान देता है। अर्थात ये अधिकार अंतर्राष्ट्रीय जो है प्रसिद्धिविधाओं से दर्ज है और भारत में न्यायालयों द्वारा लागू करने योग्य भी है। आयोग के कार्य की गणना अनुच्छेद 12 में की गई थी, जिसमें आयोग को एक व्यापक क्षेत्र में बताया गया था, जिसमें न केवल मानवाधिकार का उल्लंघन अथवा लापरवाही के मामलों की पूछताछ और जांच करना ही सम्मिलित है। अतुल मानवाधिकार संस्कृति की बढ़ावा देना तथा मानवाधिकारों को प्रोत्साहन के लिए आवश्यक कार्य करने का क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित किया गया था। 1993 में अपने गठन के साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सर्वोच्च न्यायालय के पूरक संस्था के रूप में अपना कार्य करता रहा तथा किसी स्थिति अथवा किसी संस्थान के क्रियाकलापों पर नजर रखने का काम अपने जो स्वभावगत ढंग से बेहतर तरीके से कर रहा है। इन संस्थानों की परंपरा निर्भरता ने देश में मानवाधिकारों के संरक्षण की प्रक्रिया में काफ़ी सुधार भी किया है, जो कि प्राथमिक रूप से राज्य का दायित्व भी माना जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों विशेष रूप से अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता का अधिकार तथा 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार की व्याख्या ने भारत में मानवाधिकारों को और क्षेत्र का विस्तार भी मिला है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अनुच्छेद 12 में दर्ज अपने कार्य विशेष रूप से शासन चलाने वाले संस्थाओं की कार्य प्रणाली की जांच करने से संबंधी अपनी शक्ति की मानवाधिकार की सुरक्षा एवं उनके उल्लंघन को रोकने के सुनिश्चित करने के लिए व्याख्या भी की गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग शासन की गुणवत्ता को सुधारने हेतु अपनी भूमिका को इस दृढ़ विश्वास के साथ उत्प्रेरक के रूप में देखता भी है। संविधान के अनुसार अनुशासन तथा केवल कानून का शासन ही मानवाधिकार के संरक्षण के लिए प्रभावशाली साधन हो सकता है। दोनों के बीच संबंध सीधा और स्पष्ट देखा जा सकता है। कहते हैं मानवाधिकारों के संरक्षण में राज्य के दायित्व को प्राकृतिक एवं क्षेत्र के विषय में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हाल ही में जो हुए गुजरात की सांप्रदायिक गड़बड़ी के मामले में संकेत भी किया है। आयोग की टिप्पणी की थी कि कुछ यहाँ पर टिप्पणी दी गई है। यह राज्य का प्राथमिक और अनिवार्य दायित्व है कि वह अपने सभी नागरिकों के जीवन स्वतंत्रता और गरिमा के अधिकारों की रक्षा करे। राज्य की यह भी जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करे कि ऐसे अधिकारों का उल्लंघन जानबूझकर या अथवा लापरवाही से न हो पाए। मानवाधिकारों का जो है न्याय उचित का यह स्पष्ट और उभरता हुआ सिद्धांत है कि राज्य न केवल अपने लिए काम करने वाले लोगों के कृत्यों के प्रति उत्तरदायी है, अतुल राज्य उन सब लोगों के कृत्यों के लिए भी उत्तरदायी है जो उसके अधिकार क्षेत्र में रहते हैं। राज्य उस निष्कर्षता के लिए भी उत्तरदायी है जो मानवाधिकारों को उल्लंघन को सुविधाजनक बनाता है, जो कि बहुत विशिष्ट बात रहती है। कहते हैं राष्ट्रीय मानव आयोग ने सरकारी तंत्र तथा आतंकवादी समूहों द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघन के अनेक मामलों की जांच भी किया है।
मानवाधिकार आयोग किसी मामलों की शिकायत की जांच के दौरान केंद्र सरकार से अथवा किसी भी राज्य सरकार से सूचनाएं अथवा रिपोर्ट अथवा किसी अधिकारी प्राधिकरण सहायक से एक निश्चित समय में मांग कर सकता है। जांच के बाद यदि आयोग इस नतीजे पर पहुंचता है कि अधिकारों का हनन हुआ है तो वह निम्नलिखित कदम उठा सकता है। तो वो कदम महत्वपूर्ण रहेगा। यदि जांच से पता चलता है कि किसी लोक सेवा द्वारा मानवाधिकार का उल्लंघन किया गया है तो अनदेखी की गई है तो उसके विरुद्ध राज्य सरकारी कार्रवाई करने अथवा अभियोजन की अनुशासन कर सकता है। उच्चतम न्यायालय से दिशा निर्देश हेतु संपर्क भी कर सकता है। पीड़ित सदस्य या उसके परिवार के अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए सरकार तथा प्राधिकरण से सिफारिश भी कर सकता है। यदि मानवाधिकार के पास सशक्त बल के किसी सदस्य द्वारा मानवाधिकार के उल्लंघन का मामला आता है तो उसके रिपोर्ट का तरीका कुछ अलग होता है। इसके लिए केंद्र सरकार ने रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है और उस पर वह अपनी सब्सिडी प्रदान कर सकता है। आयोग ने 22 मार्च 2000 की घटना की ध्यान में लिया जिसमें अनंतनाग जिले के एक गांव में सिख समुदाय के 35 सदस्यों को सख्त उग्रवादियों द्वारा मार गिराया गया था और इस समाचार को सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित भी किया गया था। मारे गए सभी लोगों की आयु 16 से 55 वर्ष के मध्य थी। यह घटना 21 मार्च 2000 की रात्रि में घटी थी। बाद में सभी शवों को देखकर एक महिला की भी मृत्यु हो गई। इस घटना में कम से कम 2 परिवार के सभी पुरुष सदस्य मारे गए थे। यह घटना उस समय हुई जब मात्र कुछ ही घंटे बाद संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर पहुंचने वाले थे। आयोग ने इस संज्ञान में लिया और उसने मुख्य सचिव और जम्मू और कश्मीर के पुलिस महानिदेशकों को नोटिस भी भेजा तथा एवं साथ ही सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार को भी विस्तृत रिपोर्ट देने की बात कही गई थी। दूसरी घटना जो थी 15 अप्रैल 1996 की थी। इसमें पुलिस कर्मियों द्वारा 6 नक्सलवादियों की डाटागंज बिहार के मुर्गाडाम में हत्या कर दी गई थी। द पीपल और यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी यानी उसके प्लम्स जाकर इस मामले की छानबीन की और पाया कि एक विवाद के निपटने के लिए एक सशक्त दल गांव में आया था। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और इसे चारों ओर से घेर लिया। बंदूकधारियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें अलग अलग दिशाओं में खड़ा करके गोली मार दी। पीयूसीएल के यह भी पता चला कि पुलिस को यह आरोप था कि यह नक्सलवादियों के बम और अग्नि शस्त्र के पुलिस पर हमला भी किया। इस पर जवाबी गोलीबारी में वह 6 नक्सलवादी मारे गए जो कि एक झूठी कहानी थी। ये नक्सलवादी शादी वर्दी में आए थे यानी शादी वर्दी में थे, किंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद उन्हें खाकी वस्त्र पहना दिए गए थे जिसमें न कोई छेद थे और न ही कोई गोलियां के निशान थे। उनके शव फेंक दिए गए थे, किंतु लोगों के विरोध के कारण पुलिस गाड़ियों में उनका शव ले जाकर उनका दाह संस्कार किया गया। पुलिस के साथ साथ संबंधित थाने के पुलिस भी इस कार्रवाई में शामिल थे। आयोग ने मामलों की निष्पक्ष जांच के लिए केस सीआईडी के सौंपने की प्रस्तुति की। इसके लिए 4 माह का समय दिया गया। आयोग ने भी विश्वास व्यक्त किया कि दोष सिद्धांत होने पर राज्य द्वारा राहत प्रदान की जाएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट घटना यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो। फिर आयोग ने 26 जनवरी 1999 के इंडियन एक्सप्रेस में छपी इस घटना को संज्ञापन लिया था जिसका शीर्षक था बिहार पुरानी कहानी नए अपराधी और उच्च जाति के रणवीर सेना ने जहानाबाद में 21 दलितों को मौत के घाट उतार दिया। खबर के अनुसार अंग्रेजी जातियों के रणवीर सेना को अत्यधिक आधुनिक शस्त्रों से लैस थी ने 21 लोगों को मार गिराया जिनमें से 5 महिलाएं और 6 बच्चे थे। यह घटना 25 जनवरी 1999 की है। यह घटना जहानाबाद जिले से महदीन थाने के अंतर्गत रुख सागर विद्या गांव की है। पीड़ितों में से 7 दलित थे एवं 6 से पिछड़ी जातियों के थे। अखबार में छपी खबर का संज्ञापन लेते हुए आयोग ने अपराधियों के धर पकड़ करने को कहा ताकि वह ऐसी घटना को पुनरावृत्ति न हो सके। आयोग ने राज्य सरकार को भी निर्देश दिया कि पीड़ितों की सहायता करे तथा घायल तथा मुक्त भोगी परिवारों को सुरक्षा प्रदान करे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसी सामान्य न्यायालय की तरह न तो कोई फैसला सुनाती है और न ही न्यायालय के फैसले की भांति इसकी संस्तुति मानने के बाध्य होना पड़ता है। आयोग की संतुष्टि जानना खूब प्रचलित होती है और सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से अपना विशिष्ट प्रभाव छोड़ती भी है। आयोग का डाटा का विरोध छोड़ा गया है अभियान एक उल्लेखनीय कदम है। यह एक अस्थायी कानून है जो 23 मई 1995 को समाप्त हो गया था। डाटा के समाप्त होने पर सरकार द्वारा किसी वैकल्पिक कानून को सदन में पारित नहीं किया गया।
The next is the most important topic arrive here, role of non-governmental organization mean NGO. There is the most important for the human rights. Accordingly, their impact on human rights has a both about is a profound change in the notions of state or sovereignties. Today, no nations can be said that way. It is treated the citizens is a purely as a domestic concern. And the globalization of human diet with their modern concept of global village has resulting in the human right situation anywhere in the world become a matter of international concern. The voluntary organization, which are also called non-governmental organization, all over the world has begun to support and promote a human right in all society. And the action of international non-governmental organizations like their Amnesty of International and the Human Rights Watch, the organization like the People as a Union and Civil Liberties. With regard to the massive human rights elaboration in the Pharma and the Yugoslavia and the Kosovo, Bosnia and the Rwanda is the East Timor and Syria, Zelenos and Sudan and Gujarat in India, and the number of other places of the confessed are the as well example of this concerned. The activities such as organization are coordinated at the international level through the human rights. A commission established by the General Assembly of the United Nations in 1946. As a result of these activities of the non-governmental organization, it has known become a familiar requirement for state and submitted report to be a statutory organs, human rights community, and children communities. Human community is a concept of the elimination of their racial discrimination, etc. About their international implementation of human rights is a obligation. Half a century back, it would be has to appear unthinkable that as against the state would be periodically is submitted a report to an international body about their internal matters involving a treatment of their citizens by their government, and then the state of participation in a discussion of the report with the number of on international body drawn from all over the world. Such is the power of the idea of human rights today. The impact of non-governmental organization with regard to the protection and promotion of human rights is no longer debatable. The impact is clear and visible. Among which there is a Genius Human Rights is an agency officially are non-governmental and human right. The movement in India is a quite strong. One greater some buildings a block in preventing of violation of human rights. It is a poverty. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है गैर सरकारी संस्था की भूमिका, अकॉर्डिंग टू जो मानव अधिकार है उसके रिगार्डिंग ये आया है कि गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका क्या हो सकती है, यानी एनजीओ का क्या रोल होता है हमारा मानव अधिकार के अंतर्गत। कहते हैं मानव अधिकार का प्रभाव किसी भी राष्ट्र के संप्रभुता की अवधारणाओं में से एक बदलाव लाया है। कहते हैं वर्तमान में कोई भी देश अपने नागरिकों को घरेलू सरकारों से परेशान नहीं कर सकता है। नवीन अवधारणाओं से मुक्त मानवाधिकार को भूमंडलीकरण ने विश्व को एक जो है भूमंडलीय गांव बना दिया है। इसके परिणाम स्वरूप मानवाधिकार के मामले अब वैश्विक सरोकार से जुड़ गए हैं। सर्वोच्च संस्थाएं जिन्हें गैर सरकारी संस्था भी कहा जाता है को विश्वव्यापी समर्थन प्राप्त है और यह पूरे विश्व के प्रत्येक समाज में मानवाधिकार को समर्थन एवं प्रोत्साहन दे रहे हैं। ये जो कि बहुत बड़ी बात है। कहते हैं विश्व में हर जगह जो है एनजीओ जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान और विशेष अपना सराहना कार्य भी कर रही है। अगर हम देखा जाए यहाँ पर एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच एंड प्लूएजस यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज जैसे गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए कार्य जैसे पूर्व युगोस्लाविया, कोसंबो और वेलेंसिया आदि, रवांडा, पूर्वी तिमोर और सिरोनिया, सूडान और भारत में गुजरात एवं ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ उपरोक्त संस्थाओं ने उल्लेखनीय कार्य भी किए हैं। इन संस्थाओं के क्रियाकलाप के बीच 1946 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा स्थापित मानवाधिकार आयोग तालमेल करता है। गैर सरकारी संस्थाओं के उपयुक्त क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप अब राज्यों के लिए सर्वैधानिक संस्थाएं जैसे मानवाधिकार समिति, बाल समिति, महिला समिति और जाति समिति, भेदभाव हटाने की समिति आदि सम्मिलित हो चुकी है के सामने जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करना और आवश्यकता हो गया है। यानी इन चीज़ों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना जो है एनजीओ का एक महत्वपूर्ण कार्य बन गया है।
देखा जाए तो लगभग आधी शताब्दी पूर्व यह अनुभव करना सोच से परे था। यानी आधी शताब्दी पूर्व हम इस बात के सोचे तो ये संभव ही नहीं था कि यहाँ पर प्रभु सत्ता संपन्नता राष्ट्र अपनी आंतरिक रिपोर्ट को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सामने रखकर यह बताए कि उसने अपने नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार किया है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सदस्य उसके व्यवहार पर चर्चा करें। किंतु आज मानवाधिकारों की अवधारणाओं की शक्ति का यह रूप हमारे समक्ष उपस्थित है। मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका कहते निवार्थ है। इसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता भी है और मानव अधिकारों के मूल्य एजेंसियों के साथ जो है सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं को जोड़ने से भारत में मानव अधिकार आंदोलन काफ़ी सक्रिय हुआ है और मानव अधिकारों के संरक्षण के रास्ते में गरीबी सबसे बड़ी बाधा है। कहते हैं मानव संस्थाएं यानी मानव एजेंसियां जो जितनी भी बनाई गई है तो मानव अधिकारों के लिए ये बहुत ही ऊपर खड़ी हुई है। एनजीओ जो है बहुत रूप से जो है भारत में जो है सक्रिय भूमिका अदा कर रही है, लेकिन मानवाधिकार के लिए सबसे अधिक बड़ा जो रुकावट है वो गरीबी है। कहते हैं भारत में गरीबी प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है और इससे जो है मानवाधिकार के लिए जो है बहुत ही खनन का रास्ता उत्पन्न कर रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात यहाँ आती है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था मानवाधिकार। अगला चैप्टर जो अत्यंत महत्वपूर्ण है तो उसको देखना मत भूलना। हम अगले चैप्टर में मिलेंगे और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। साथ में यहाँ पर दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली ये कि जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुँचाने में आपने त्रिपाण स्टडी सेंटर का हेल्प करना है। और दूसरी बात यह है कि पहली बार अगर वीडियो देख रहे थे तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना भी इंपॉर्टेंट रहता है, तभी आपको जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त होगा। आप सोचिएगा कि मैं जो है यूट्यूब पर से सर्च करके जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर के वीडियो देख सकता हूं, तो शायद आप गलतफहमी में हो, क्योंकि आप अगर सर्च करोगे तो वो वीडियो आएंगे जो पहले यूट्यूब पे मौजूद है। अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर आपको अच्छा लगता है, अगर आप देखना चाहते हो तो इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखना ही आपके भलाई में रहेगा। इससे ये होगा कि कोई भी अगर वीडियो आप देखना चाहोगे तो आपको जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का होम पेज मिल जाएगा, जहाँ पर आपको सारे वीडियो का ऑप्शन आपके समक्ष प्रस्तुत होगा, जिसमें आप जो भी टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसको देखिएगा, समझिएगा और अच्छे अंक भी प्राप्त कीजिएगा।